प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? व्हाट्सअप, चलो ग्रेट। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गुलगुलो, हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। याद है आप लोगों को? और मैंने आप लोगों से कहा था पढ़ाते वक्त कि ये जो हमारी हेलो अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो प्रिसाइजली 3 तरीके की होती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आप उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। दूसरा हम लोगों ने सीखा था एलिमिनेशन रिएक्शन, गुड। और तीसरा हम लोगों ने सीखा था रिएक्शन विद मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पिछले जितने वीडियोस देखे, यानी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में 3 वीडियोस करे, उसके पहले हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ा, यानी टोटल जो हमको 5 वीडियोस लगे वो सिर्फ एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन को समझने में लगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो पूरा जो 5 वीडियो का सेट है वो आपकी एक केमिकल प्रॉपर्टी के लिए था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके हेलो अल्केन्स शो करते हैं। आज के वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं अबाउट सेकेंड केमिकल रिएक्शन, that is called as elimination reaction, that is called as elimination reactions. Now guys, what do you mean by elimination reaction? देखो, वहां पर वर्ड का मतलब था सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी चीज को हटाकर, एक स्पीशीज को हटाकर उसकी जगह दूसरे को दे देना। अब वहां पर हम किसको हटा रहे थे? ऑब्वियसली हम हमारे हेलोजेंस को हटा रहे थे। हम हमारे हेलोजेंस को हटाकर उसकी जगह पर एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बैठा रहे थे। अब वो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो जो हेलोजन लगा था आपके अल्काइल हैलाइड में, कभी कभी आप उसे भी न्यूक्लियोफाइल बोलते थे। तो जी हाँ, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो नेगेटिवली चार्ज हो और जिसको कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पसंद हो। तो वो तो आपका हेलोजन को भी पसंद है, तो वो पुराना न्यूक्लियोफाइल है। उस पुराने न्यूक्लियोफाइल को एक नया न्यूक्लियोफाइल आकर अपने रास्ते से हटा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल, दैट इज आपके हेलोजेंस, आर रिप्लेस्ड बाय न्यू न्यूक्लियोफाइल, जो कि आप लोग रिएक्शन में यूज करते हो। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। यहां पर आप इस वर्ड का मतलब समझना एलिमिनेशन, यानी यहां पर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहां पर सीधा पहली फुर्सत में निकल वाला मामला चल रहा है। यहां पर सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर सीधे एलिमिनेशन कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लूं, ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई एक इस टाइप का कंपाउंड है, एक आपके पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी सारी चीजों को हम लेट से सेटिस्फाई कर देते हैं हाइड्रोजन से अभी के लिए। अब यहां पर इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखेंगे तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, मार्क माय वर्ड, ऐसा कार्बन with which functional group is directly attached, functional group is directly attached is called as alpha carbon। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सिखा रहा हूं, ये बहुत काम में आने वाला है। सो दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज एल्फा कार्बन। इस कार्बन को बोला जाएगा एल्फा कार्बन। क्या यह बात समझ में आ गई? एक ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसे बोला जाएगा एल्फा कार्बन। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन्स किससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? ये दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? आपके कार्बन से। कार्बन कैसा वाला? अल्फा कार्बन। सो देयरफॉर ये दोनों हाइड्रोजन्स विल बी कॉल्ड एज एल्फा हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन का नाम पड़ जाएगा एल्फा हाइड्रोजन,
और इस कार्बन का नाम पड़ जाएगा अल्फा कार्बन। क्या है बात समझ में आ गई? सो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन्हें बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, तो प्यारे बच्चों ये वाला कार्बन क्या होगा? जो इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब आप इसको क्या बोलेंगे? अल्फा के पास वाला कहलाएगा आपका बीटा कार्बन। अल्फा के पास वाला क्या कहलाएगा? आपका बीटा कार्बन, क्योंकि ऐसा कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अल्फा के पास में तो बीटा होना चाहिए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन। अब यहां पर फिर एक फोकस करने वाली बात है कि ये हाइड्रोजन जो आपके बीटा कार्बन से जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। इन्हें क्या बोला जाएगा? बीटा हाइड्रोजन। वो सारे हाइड्रोजन जो आपके बीटा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए, दे आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? समझ पा रहे हो बात को? चलिए एक एग्जाम्पल से मुझे आप करके बताइए, ताकि मुझे भी क्या बोलना चाहिए, संतुष्टि मिल जाए कि हाँ भैया मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चलिए, वेर इज फंक्शनल ग्रुप? गुलगुलो, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? बीच वाले कार्बन से। तो ये कार्बन क्या हो गया? तो अड्डा जी अल्फा कार्बन। ओ जी बल्ले 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 पुर्र। और ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ओ जी बल्ले बल्ले, शाबाश। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इन दोनों में से बीटा कौन सा होगा? हाँ, दोनों बीटा होंगे भाई, जितने जोड़ोगे उतने बीटा होंगे। तो ये भी बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा कार्बन होगा। समझ गए? सो बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज बीटा कार्बन्स। क्लियर हो रहा है? ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये सब क्या कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। और ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में अगर एक समरी लिखे तो क्या लिख सकते हैं? हमारे पास में एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, दो बीटा कार्बन है और 6 बीटा हाइड्रोजन है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? मतलब ये बात ध्यान रखना कि इस कार्बन से अगर डायरेक्टली ये जुड़ा है तो ये भी बीटा, ये जुड़ा है तो ये भी बीटा। अच्छा, इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर एक और कार्बन आ जाता तो वो भी बीटा कार्बन कहलाता। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? और 3 ही हो सकते, क्योंकि चौथा वैलेंसी तो फंक्शनल ग्रुप का लगेगा। तो 3 बीटा कार्बन से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि चौथी वैलेंसी तो फंक्शनल ग्रुप को सेटिस्फाई करके रखनी होती है। एक कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, एक तो फंक्शनल ग्रुप चाहिए अल्फा बनाने के लिए, तो फिर या तो दोनों सेटिस्फाइड हो या तीनों सेटिस्फाइड हो। लाइकवाइज, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपके एलिमिनेशन रिएक्शन की शुरुआत वाला पॉइंट, दैट इज योर अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन्स, अल्फा एंड बीटा कार्बन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये कार्बन है, इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन है और मान लो ये कार्बन और है, तो अब ये डायरेक्टली जुड़ा होने की वजह से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये गामा कार्बन हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, गामा के बाद क्या आ जाएगा? डेल्टा। वैसे इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं होती, हमारा काम अल्फा और बीटा में ही हो जाता है, गामा डेल्टा की हमको जरूरत नहीं होती। बट भाई तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन पूछेगा कि ये क्या होगा, तो मैंने पहले बता दिया, मेरा देशवासियों, तुम्हारी सोच और हमारा शौचालय सब पता रहता है। चलो नोट करो इसको।
ठीक है चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और मेरा प्यार प्यार देशवासियों, गुलगुलो मेरा सरकारी अस्पताल के छोटे हुए बेंच, मुझे लगता है मुझे अब सब समझ में आने लगा है। धीरे धीरे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में आएगी। आपने कहा था ना सर अपने पापा से सीख के आओ, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। हाँ चलो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझा दूं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को छोड़कर एलिमिनेशन में क्यों घुसेगा। भाई सोचने वाली बात है ना कि कोई भी अल्काइल हैलाइड जब अच्छे तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों करेगा, वो समझने से पहले हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा खासा मैकेनिज्म समझना होगा। ठीक है, तो चलो हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लो यहां पर आपके पास में एक एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए सी, यहां पर मैं लगा देता हूं आपका ब्रोमीन, और ये बन गया तुम्हारा अल्काइल हैलाइड। अब प्यारे बच्चों क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये कहलाएगा तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा तुम्हारा बीटा कार्बन। अब इस अल्काइल हैलाइड को अगर आप लोग OH नेगेटिव के सामने एक्सपोज कर रहे हो, OH नेगेटिव के सामने एक्सपोज कर रहे हो। अब एक बात बताता हूं प्यारे बच्चों, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी अभी मैंने इक्विलिब्रियम जो क्लास 11 में पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने लुईस बेसिस के बारे में आपको बताया था। एक टर्म मैं आपको सिखा देता हूं, वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं, दैट व्हाट आर लुईस बेसिस। मेरे प्यारे बच्चों लुईस बेसिस का मतलब होता है दोज कंपाउंड्स which are lone pair donors, जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। एंड आप देख सकते हो कि ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिवली चार्ज भी और इसके पास में लोन पेयर भी है। सो बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ बेस, ये एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। तो मान लो अगर आपने यहां पर एक लुईस बेस को आपके अल्काइल हैलाइड के सामने भेजा तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा कि बीटा हाइड्रोजन कहां है। तो ये बेस जाकर सीधे बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये बेस क्या करेगा, सीधे बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। इससे क्या होगा, इससे ये इस बेस इस हाइड्रोजन को इस तरीके से डिटैच कर देगा, यहां से निकाल लेगा। तो H के पास में ऑलरेडी लोन पेयर है, तो ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि तेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये इस कार्बन के पास ही रहने दे। तेरे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तेरा वाला, जो तूने इस कार्बन के साथ में शेयर किया था, ये इसी के पास में रहने दे। तू तो H पॉजिटिव फॉर्म में यहां से निकल जा। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्मेट में बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में। ये बात याद रखना। तो ये H पॉजिटिव इस वाटर OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। समझ में आ रही बात आप लोगों को। अब जैसे ही ये चीज होगी, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, अब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर घबराएगा, बोलेगा मैं इस इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, मेरे पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, अब मैं क्या करूं। तो ये इसके जुड़वा भाई अल्फा कार्बन को बोलेगा कि क्या आप इसे अपने पास में लेकर मुझसे डबल बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है। तो कार्बन बोलेगा कि देखो भैया मेरे पास में 1 2 3 और 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। अब अगर मैं आपके साथ में ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे रख लूं तो मेरे पास में तो तेरे साथ में डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तेरा ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले लूं तो मेरे पास में डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, 1 2 और 3 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कार्बन इसको फिर बोलेगा नहीं प्लीज कुछ करो ना, ये मेरे को डबल बॉन्ड बनाना है आपके साथ में, मेरा ये जो एक बॉन्ड पड़ा हुआ है फालतू, इसको आपके साथ लेकर डबल बॉन्ड बना लो ना। तो फिर ये कार्बन बोलेगा अच्छा ठीक है मैं अपने लोगों से बात करता हूं। अब कार्बन जब सोचेगा कि मैं किसको भगाऊं,
तो कार्बन के पास में यहां पर और यहां पर तो हाइड्रोजन है। अब कार्बन बोलेगा कि ये हाइड्रोजन का बेचारे का कोई घर बार नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वाला आदमी है, इतना गरीब बेचारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, इसको मैं कैसे निकालूं? क्यों ना इस ससुर के नाती Br को भगा दिया जाए, क्योंकि ये अच्छा खासा हष्ट पुष्ट मोटा है और इसके पास में ताकत भी होती है कि जब कार्बन इसको भगाएगा तो ये चोर है। जैसे ये शरीफ है ना हाइड्रोजन, बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के चला गया। मतलब हाइड्रोजन ऐसा किराएदार है जो पूरा किराए के घर में पूरा सामान लाता है और जब उसको किराएदार को भगाया जाता है मकान मालिक के द्वारा, सारा सामान वहीं घर में छोड़ के भाग जाता है। लेकिन ये ब्रोमीन चोर है, ये ऐसा किराएदार है कि जब इसको मकान मालिक यानी कार्बन भगाएगा तो ये अपने सामान के साथ साथ मकान मालिक के सामान को लेकर भी भाग जाएगा। तो कार्बन जैसे इस ब्रोमीन को बोलेगा कि क्या आप हमारे इस बॉन्ड को तोड़कर जा सकते, तो ब्रोमीन बोलेगा यस व्हाई नॉट। तो ब्रोमीन इस बॉन्ड को तोड़ देगा और कैसे तोड़ेगा? अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर बाहर भाग जाएगा। तो अब देखो आपको कार्बन को छोड़कर ब्रोमीन बाहर निकल गया और ब्रोमीन नेगेटिव के ऊपर आप देखो लोन पेयर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का चुरा लाया। अब क्या हुआ? अब ये वाले कार्बन के पास में 1, 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो तो ब्रोमीन लेकर भाग गया। तो अब ये कार्बन इसको बोलेगा अब मैं क्या करूं? तो ये कार्बन बोलेगा अरे चिंता क्यों करते हो, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब आप अपने पास में एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ में डबल बॉन्ड बना लो। तो यहां पर अब आपको दिखेगा कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था और ये वाला बॉन्ड इसने उठाकर ऐसा का ऐसा इलेक्ट्रॉन समेत इस कार्बन को दे दिया। तो अब इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से काम करती है आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको यहां पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी होती है? बेस के साथ करवानी होती है। आपको ये रिएक्शन किसके साथ करवानी होगी? एक बेस के साथ। क्या बात समझ में आ गई? सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहां पर आप ऑब्जर्व करो, ये जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ये कौन सा हाइड्रोजन है? ये तो बीटा हाइड्रोजन है। समझ में आ रही है? सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने वाली प्रोसेस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस एक ही परेशानी होगी, बस एक ही परेशानी होगी और वो क्या होगी कि सर इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं करी और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों करी? क्योंकि अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो कि ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा या तो पीछे से अटैक करेगा या सामने से अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन करके Br को हटाकर OH यहां पर जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हुई ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या इतनी चीज पहले आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया? क्या आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझ में आ गया? तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले यह देखना चाहेंगे कि कब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन काम करेगी और कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करेगी। क्योंकि दोनों के अंदर आपको क्या चाहिए? आपको OH नेगेटिव जैसे बेसेस चाहिए। मतलब बेसिकली आपको यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स ही चाहिए। भाई एक तरीके का न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है ना, तो भी इसने ये रिएक्शन क्यों करी, तो भी इसने एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों करी? तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना बेटा कि जब कभी भी कोई सब्सटेंस एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, जब कभी भी कोई चीज एलिमिनेशन रिएक्शन करेगी, तो वहां पर आप लोगों को क्या देखना है? सबसे पहली बात याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि आपका कार्बन, इससे यहां पर एक हेलोजन जोड़ो और ये आपका अल्काइल हैलाइड बनाओ। अगर यहां पर कोई बल्की ग्रुप है, अगर यहां पर
कोई बल्की ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पर क्या होगी तकलीफ, न्यूक्लियोफाइल को यहां पर क्या फेस करने को मिलेगा, तकलीफ की वो सामने से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज हैलोजन है और पीछे से जाएगा तो ये अल्काइल हैलाइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको घुसने नहीं देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर फिर न्यूक्लियोफाइल ऐसे केस में एलिमिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा, बोलेगा भाड़ में जा, अपुन तो क्या कर लेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा क्योंकि तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने नहीं दे रहे हो। तो क्या करेगा, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप बीटा है, ये अल्काइल ग्रुप भी बीटा है और ये अल्काइल ग्रुप भी बीटा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इन बीटा अल्काइल ग्रुप में से किसी भी एक में से बीटा हाइड्रोजन लेकर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर जाएगा। तो पहला केस क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल को लगेगा कि मैं सामने से भी अटैक नहीं कर पा रहा, मैं पीछे से भी अटैक नहीं कर पा रहा, तो मैं एलिमिनेशन को प्रिफर करूंगा। दूसरा सवाल कि सर आपने तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाया है, तो आपने तो हमें ये सिखाया था कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड कई बार कार्बोकेटायन बना लेता है और इस X नेगेटिव को अलग कर देता है। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बड़े आराम से अटैक कर लेगा। तो हाँ, बड़े आराम से अटैक कर लेगा, लेकिन ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन बना है इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। कार्बोकेटायन जो आपका बना है इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अगर ये हाईली स्टेबल है, अगर इसकी स्टेबिलिटी हाई है तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन कर जाएगा। अगर इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ये कार्बोकेटायन बना और बनने के बाद बहुत देर तक एनवायरनमेंट में रहा, तो न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर बड़े आराम से अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब वो ये अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मानो कि इसकी स्टेबिलिटी है ही नहीं, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक करने जाएगा तब तक तो इसकी वाट लग जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। तो ये बोलेगा एक काम कर, शांति शांति रख, मत बना कार्बोकेटायन, मेरे को नहीं करनी तेरे से रिएक्शन, मैं तो जाकर तेरे इन तीनों बीटा अल्काइल ग्रुप में से, भाई अल्काइल ग्रुप में भी कार्बन होता है, तो मान लो जैसे यहां पर, चलो मान लो यहां पर एक CH3 है, यहां पर भी मान लो एक CH3 है और यहां पर भी मान लो C2H5 है, चलो जो भी है, तो ये तीनों बीटा कार्बन हो गए और इन तीनों बीटा कार्बन के पास में बीटा हाइड्रोजन भी हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर इन तीनों में से किसी पर भी अटैक करके एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, वो अल्फा कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है। तो पहली दो कंडीशन समझ में आई कि क्यों एक न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को छोड़ एलिमिनेशन पाथवे में चला जाता है। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, वो केमिकल रिएक्शन इजीली होना चाहती है बिना किसी मगजमारी के। मतलब आपने दो चीजों को मिलाया और वो दो चीज आराम से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, तभी रिएक्शन पॉसिबल है, तभी रिएक्शन फीजेबल है। यहां पर इन रिएक्टेंट्स को फालतू मगजमारी नहीं चाहिए। इस दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, पूरी केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग एनर्जी को कम करके स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब यहां पर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ना तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर पा रहा है, ना पीछे से अटैक कर पा रहा है, क्योंकि पीछे बड़े बड़े बल्की ग्रुप हैं जो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से रोक रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, और सामने ये खुद पार्शियल नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन में चला जाएगा। फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 ना करते हुए वो ये एलिमिनेशन पाथवे में चला जाएगा। वो इस पर अल्फा कार्बन पर अटैक करके इस ब्रोमीन को निकालने की बजाय ये न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन के किसी भी एक, इन तीनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन पर अटैक करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, इस अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकलवा देगा और एक अल्कीन का फॉर्मेशन आपको करके दे देगा। ये दो फैक्टर समझ में आ गए।
फिर बहुत सारे बच्चों को उनमें डाउट आया ना, सर आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सिखाया था, तो ये रहा तुम्हारा कार्बोकेटायन। अब जैसे हम लोग सब जानते हैं कि टर्शियरी वाले में कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, चलो हम सब जानते हैं कि टर्शियरी वाले में कार्बोकेटायन तो स्टेबल होता है, मतलब अगर आपके पास में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 पाथवे यूज करेगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 पाथवे यूज करेगा, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। लेकिन गाइस अगर मान लो आपके पास में यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा अब आपका, ये भी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहां पर मान लो फ्लोरीन अटैच्ड है, या मान लो यहां पर क्लोरीन अटैच्ड है, तो बेटा हम लोग सब जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इन दोनों का साइज भी छोटा होता है, तो इनका जो कार्बन के साथ में बॉन्ड होगा ना, ये बॉन्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन का अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या आप मुझे बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद भी क्या ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा? मतलब क्या आपको ये वाला केस दिखाई देने लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोरीन इस अल्काइल हैलाइड को छोड़कर जाएगा ही नहीं, बिकॉज उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बहुत ज्यादा। तो अगर आपके कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यहां पर कोई चांस नहीं है कि ये कार्बोकेटायन बना सके, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा? तोड़ने की कोशिश करेगा, मगजमारी करेगा? नहीं, फिर ऐसे केस में वो वापस से कहां घुस जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में घुस जाएगा। ऐसे केस में बोलेगा हटाओ, अपन तो एलिमिनेशन रिएक्शन करो और वटो, आगे बढ़ो। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये 3 केस समझ में आए आप लोगों को? तीनों केस समझ में आ गए? पहला केस क्या कि न्यूक्लियोफाइल को स्टीयरिक हिंड्रेंस मिल रहा है, ना तो ये हट रहा है ना तो ये हट रहा है। दूसरा केस कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो ही नहीं पाएगा, तो वो बीटा पे अटैक कर देगा। और तीसरा, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ये वाला केस और ये वाला केस देखो जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बीचे से तो चलो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने से पहले ये हेलोजन निकल जाए और इसको कार्बोकेटायन बना ले, और फिर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर ले, जो आपने SN1 में सीखा था। लेकिन यहां पर ये बॉन्ड नहीं टूट रहा ना, यहां पर ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, यहां पर फ्लोरीन या क्लोरीन होगा। यूजुअली देखो हम लोग यहां पर ब्रोमीन या आयोडीन लेकर चलते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं। फ्लोरीन का बॉन्ड तो टूटता ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये 3 केस आपको समझ में आ गया, ये कब एलिमिनेशन लगाना है। और अब एक चौथा और लास्ट केस सुन लो कि कब एलिमिनेशन रिएक्शन आपको फॉलो करवानी है। चौथा केस, व्हेन यू हैव अ वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल, जब आपका न्यूक्लियोफाइल ही कैसा हो? बहुत ज्यादा बल्की हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर कार्बन है, यहां पर H है, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पर H है और यहां पर आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब यहां पर सारी केस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ब्रोमीन नाम का कमजोर हेलोजन जुड़ा है, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। और मैंने क्या सिखाया था? मिथाइल और प्राइमरी वाले में कौन सी लगती है हमेशा? मिथाइल और प्राइमरी वाले में कौन सी लगती है हमेशा? SN2। लेकिन यहां पर आप देखो कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल आया वो कैसा आया? CH3 C CH3 CH3O नेगेटिव। अब ये भी लोन पेयर डोनर है, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, तो क्या ये ऑक्सीजन जाकर पीछे से अटैक कर पाएगा? नहीं। अब ये अल्काइल ग्रुप इसको घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा है, ये खुद ही इतना ज्यादा बड़ा बल्कि है कि ये कहां से अटैक करेगा। और अगर यहां पर एक की जगह 2 अल्काइल ग्रुप होगा तो बिल्कुल ही वाट लगनी है, क्योंकि इनमें इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल वाले केस में रिएक्शन हमेशा एलिमिनेशन में घुस जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बल्कि है। ये अल्फा कार्बन पे जाने की वजह, क्योंकि अल्फा कार्बन के आसपास बहुत कचरा भरा है। देखो ये फिर तुम्हारा ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल, फिर ये पीछे देखो एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप, देखो कितना बड़ा दिख रहा है ये। अब इसमें ये कहां घुसेगा और इस कार्बन पे कहां से अटैक करेगा? जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इसको तो ये हाइड्रोजन ही रिपेल कर देगा छोटा सा, क्योंकि ये खुद इतना बड़ा है।
तो फिर ये बोलेगा एक काम करो, अपन तो बाहर बाहर चलो और ये बीटा हाइड्रोजन पे से किसी पर अटैक करके एलिमिनेशन में घुस जाओ। तो गाइस ये 4 पॉइंट याद रखना, ये 4 रीजंस याद रखना कि कब रिएक्शन को आपको एलिमिनेशन में लेकर जाना है, कब रिएक्शन को आपको एलिमिनेशन में लेकर जाना है। क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? अब मैं इन चारों पॉइंट्स की एक आपको लास्ट समरी सॉर्ट ऑफ बना के दे देता हूं। आपको इन चारों पॉइंट्स की एक समरी लिखवा देता हूं मैं कि कब रिएक्शन एलिमिनेशन में जाएगी। पॉइंट नंबर 1, व्हेन यू हैव अ वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल, व्हेन यू हैव अ वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन हमेशा एलिमिनेशन में जाएगी। दूसरा, व्हेन यू हैव अ वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटायन, अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो बेटा अनस्टेबल कार्बोकेटायन के कितने केस हो सकते हैं? पहला केस, आपके पास में सीधा मिथाइल हो, मिथाइल मतलब कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये कभी SN1 में नहीं जा सकता। फिर आपके पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, ये भी अनस्टेबल ही होता है, इसलिए ये दोनों कभी SN1 में नहीं जाते। इसलिए यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये SN2 फॉलो करे या तो फिर ये एलिमिनेशन फॉलो करे, या तो ये SN2 फॉलो करे या तो ये एलिमिनेशन फॉलो करे। मैंने यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन क्रिएट हो गया कि अगर अनस्टेबल कार्बोकेटायन है तो फिर ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अनस्टेबल कार्बोकेटायन या तो आपको मिथाइल में दिखेगा या तो प्राइमरी दिखेगा। सेकेंडरी और टर्शरी के कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाते हैं, मैंने आपको शुरू से सिखाया है SN1 मैकेनिज्म के कि सेकेंडरी और टर्शरी का कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो वहां तो SN1 लग जाएगा, वहां तो SN1 लगाओ और आगे बढ़ो, वहां तो SN1 लगाओ और आगे बढ़ो। लेकिन इन दोनों केस में SN2 भी लग सकता है, क्योंकि देखो पीछे बल्कि ग्रुप कम है, यानी पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर पीछे से अटैक करके SN2 में घुस जाएगी रिएक्शन। और अगर नहीं तो फिर एलिमिनेशन। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन में कब और SN2 में कब। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, एलिमिनेशन में रिएक्शन तब घुसेगी जब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, बल्की, यानी जब इसका बल्कीनेस बढ़ जाएगी तो ये एलिमिनेशन प्रिफर करेगी। और अगर नहीं, सब्स्टिट्यूशन में जाना है तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, फिर तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए इट शुड बी नॉन बल्की। समझ रहे हो बात को? अगर ये नॉन बल्की होगा तो फिर रिएक्शन कहां घुस जाएगी, सब्स्टिट्यूशन में घुस जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा और SN2 में वो पीछे से अटैक करेगा तो यहां से कहीं से घुस जाएगा, तो फिर वो SN2 में चली जाएगी। दोनों केस क्लियर हुए? समझ में आ रहा है फंडा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ग्रेट। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसको नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? चलो ग्रेट, इसको रब करते हैं और अब तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अगर कार्बन हेलोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर तो रिएक्शन को एलिमिनेशन में जाना बनेगा, क्योंकि वो कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ब्रेक नहीं करेगी, मतलब वेट नहीं करेगी। और ये केस स्पेशली आपको सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर देखने को मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी के अंदर मान लो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है भी, तो क्या फर्क पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल तो पीछे से जाके घुस जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर इतनी चिंता वाली बात नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। इस तरीके से क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? किसी भी तरीके का कोई डाउट? तो मैंने आपको क्या बताया, पहला केस या तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो तो एलिमिनेशन, अनस्टेबल कार्बोकेटायन हो तो अनस्टेबल कार्बोकेटायन सिर्फ 2 ही केस में सिखाए, एक प्राइमरी और एक मिथाइल। और इन दोनों के अंदर आपको SN2 कब लगाना है ये मैंने आपको बता दिया, और एलिमिनेशन कब लगाना है आपको ये भी मैंने बता दिया कुछ देर पहले। और तीसरा केस क्या सिखाया, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो टूटेगा ही नहीं। और ये केस सेकेंडरी और टर्शरी में ही देखने को मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर हमको हेलोजन को पहले बाहर फेंक के कार्बोकेटायन बनाना होगा और कार्बोकेटायन पर सामने से न्यूक्लियोफाइल जोड़ना होगा।
लेकिन अगर वो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो फिर रिएक्शन एलिमिनेशन में चली जाएगी। एंड गाइस पॉइंट नंबर 4 इज योर स्टेरिक हिंड्रेंस। पॉइंट नंबर 4 इज योर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब प्यारे बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस कब क्लियर होगा? अगर आपके पास में सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से तो अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस है, सामने से अटैक करेगा और सामने से अगर अटैक करेगा तो उसको SN1 लगेगा। और अगर SN1 लगाना है तो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड वीक होना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर कार्बन हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रांग है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए रिएक्शन को आपको एलिमिनेशन में ले जाना होगा। और अगर आप प्राइमरी और मिथाइल की बात कर रहे हो तो प्राइमरी और मिथाइल में तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से घुस सकता है, पीछे से अटैक कर सकता है SN2 में, लेकिन अगर तुम्हारा यहां पर न्यूक्लियोफाइल ही बहुत ज्यादा बल्की हो गया तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही नहीं घुस पाएगा, वो बेचारा वहां पर घुस ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहां घुस जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन में घुस जाएगी। ये बात का ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट्स गाइस आपको जज करने में मदद करेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन को आपको एलिमिनेशन में लेकर जाना है या सब्स्टिट्यूशन में लेकर जाना है। देखो प्यारे बच्चों, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 ठीक से क्लियर नहीं हुआ है तो ये चीज भूल जाओ, मुश्किल होगी समझने में। इसलिए गाइस पिछले वीडियोस जो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के देखे, प्लीज उसको ध्यान से देख लीजिएगा। एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि क्या आप एक बार एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हो क्या, कि मैं दोनों को लिख लिख कर बोल कर समझाऊं? वैसे तो मैंने पूरा समझा दिया है, इस तरह जरूरत नहीं लगेगी। और ये रहा गाइस इसका मैकेनिज्म, तो एक बार जरा इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे बढ़े, चलिए। तो गाइस एलिमिनेशन रिएक्शन का मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया किस तरीके से चीज काम करेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे बस एक ही कारण है कि हमेशा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कोशिश करेगा? बीटा हाइड्रोजन को निकालने की। अच्छा, एक ट्रिक, एक गुरु मंत्र ले लो, एक गुरु मंत्र ले लो। अगर मान लो आपके पास में RX है और अगर आप इसका ट्रीटमेंट KOH के साथ कर रहे हो और यहां पर KOH के ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, और अगर आपके पास में अल्काइल हैलाइड है और यहां पर AlCKOH लिखा है, अल्कोहलिक KOH, तो यहां पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में, जेई में, नीट में हमेशा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा। बच्चा सोचेगा कि सर OH है और ये शायद प्राइमरी सॉर्ट ऑफ दिख रहा है मुझे, तो मेरे ख्याल से यहां पर ये जो OH है ये X को हटाकर ROH बना देगा और KX अलग हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे यहां पर कैसी रिएक्शन मिल रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बिल्कुल सही भी है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही काम करेगी। लेकिन गाइस अगर आपने यहां पर अल्कोहलिक KOH लगा दिया तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफाइल को बल्की बना देगा। इट विल मेक बल्की न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? आपके न्यूक्लियोफाइल को बल्की कर देगा। और अगर ये बल्की हो गया तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करेगी? नहीं। अब यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा? मुझे थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, दैट CX H H H H H। मैं इसको भी ठीक कर देता हूं, मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूं इसलिए मैं दोनों को सेम बनाऊंगा। ये देखो HCH3, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCHHCHOH, अल्कोहल। लेकिन यहां पर रिएक्शन कहां घुस जाएगी? यहां पर रिएक्शन घुस जाएगी एलिमिनेशन पाथवे के अंदर, और आपको यहां पर अल्कीन बनाकर दे देगी, ना कि अल्कोहल। यहां पर आपको अल्कोहल मिल रहा था लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर आपको अल्कीन मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों?
और यहां पर KX की जगह आपको यहां पर बाय प्रोडक्ट मिलेगा HX, यू विल गेट HX। समझ में आई बात आप लोगों को? समझ में आ रही है बात? तो यहां पर रिएक्शन कौन से पाथवे में घुस गई? एलिमिनेशन पाथवे में घुस गई। तो हमेशा ध्यान रखना, बेवड़ा KOH अल्कोहलिक, बेवड़ा KOH, बेवड़ा हमेशा एलिमिनेट करेगा। ज्यादा बेवड़ेपंती करोगे, ज्यादा दारू पियोगे तो पैसा घर से एलिमिनेट हो जाएगा, और ज्यादा दारू पीते रहे तो एक दिन तुम भी दुनिया से एलिमिनेट हो जाओगे। वाह 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 वाह। और अगर इसी तरह पानी पीते रहोगे तो बस पानी पिया सूसू गए सब्स्टिट्यूएंट, पानी पिया सूसू बाहर, पानी पिया सूसू बाहर, सब्स्टिट्यूएंट। अरे वाह, कितनी अच्छी ट्रिक बताई सर आपने, वाह वाह, काश हम बोर्ड में लिख के आ पाते। तो ये बात एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखना कि अगर आपके पास में न्यूक्लियोफाइल के आगे अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, सीधे सीधे एलिमिनेशन कर देना, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को बल्की कर देता है। ठीक है, कोई परेशानी? एक चीज और, बल्की करने के साथ साथ अल्कोहल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ROH होता है, एंड अल्कोहल आर बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अल्कोहल बेसिकली क्या होते हैं? आपके प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। देखो मैं आपको और डिटेल में ले जाऊं। और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? ये जब H+ रिलीज करेगा ना, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट का H+ इस हेलोजन को निकाल के अलग करने में हमारी मदद करेगा। समझ में आ रही है? ये इस हेलोजन को निकाल के बाहर ले जाने में हमारी मदद करेगा। तो जब ये X बाहर हो जाएगा, तो हम तो चाहते हैं कि ये X बाहर हो, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले जाकर बाहर हो, क्योंकि हम एक हाइड्रोजन को ऑलरेडी यहां से बाहर कर चुके हैं। तो ये कार्बन में और ये कार्बन में डबल बॉन्ड बनाने के लिए वी नीड समथिंग कि ये X को बाहर निकाल दे। समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी? पक्की बात? चलो ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने ये प्रोटिक सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट हमें SN1 मैकेनिज्म में भी सिखाया था। तो बेटा SN1 मैकेनिज्म तो सिर्फ टर्शरी में काम करेगा, यहां पर ये कंपाउंड टर्शरी है क्या? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH आपके मिथाइल प्राइमरी और बहुत कुछ जगह पर सेकेंडरी में आपकी मदद करेगा एलिमिनेशन के लिए। लेकिन अगर तुमने अल्कोहलिक सॉल्वेंट टर्शरी में ले लिया तो फिर वो SN2 करेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो फिर आपकी रिएक्शन सब्स्टिट्यूएंट में जाएगी। यानी अगर आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करा तो फिर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये प्रोटॉन हमारे टर्शरी अल्काइल हैलाइड को काय में कन्वर्ट कर देगा? एक स्टेबल कार्बोकेटाइन में। मैंने आपको ये मैकेनिज्म सिखाया था ना, तो ये प्रोटॉन इसके हेलोजन को लेके बाहर चला जाएगा। अभी ये बहुत स्टेबल हो गया। अभी आपका जो KOH का न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो जाकर सीधे इस पर अटैक करेगा। तो टर्शरी में ये केस मत लगाना। सो डोंट यूज दिस केस इन टर्शरी, ऑलवेज यूज दिस केस इन मिथाइल एंड प्राइमरी, नॉट ऑल्सो इन सेकेंडरी। हमेशा आप ध्यान रखना, यूज दिस केस ओनली इन मिथाइल एंड प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर तो आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है भैया, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने, ये बहुत ज्यादा डिटेल लेवल पर पढ़ा दिया है मैंने। मतलब इतनी बारीकी आपको एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चों देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, मेरे वीडियोस पूरे देखने पड़ेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी से भी ज्यादा नॉलेज हो जाए। तो बोर्ड एग्जाम्स में यही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, दैट व्हाई यू हैव यूज्ड अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के लिए। ऐसा क्या कर रहा है अल्कोहल? तो एक तो तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल को बल्की बना रहा है, और दूसरा प्रोटॉन रिलीज करने की वजह से ये हेलोजन को वक्त आने पर वो निकाल देगा। क्योंकि जब आपका न्यूक्लियोफाइल इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा तो इस हेलोजन को निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो प्रोटॉन वहां पर मदद करेगा। और इसी चीज को आप टर्शरी और सेकेंडरी में क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी में अगर आपने अल्कोहल, वाटर जैसे अगर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिए तो वो उसको कार्बोकेटाइन बना देंगे, तो वहां न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, SN1 हो जाएगा वहां पर। तो ये आपको बारीकी चीजें सीखनी होगी। जरा इसको नोट करो, फिर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। और मेरा प्यारा प्यारा गुलजारी लाल, गुलजारी लाल, ओ मैं चाचा जी, ओ मोनू का चाचा जी।
ओ पुत्र, और हम इनको नहीं बताएंगे कि हम कितने बड़े, तो इनको कैसे मालूम पड़ेगा हम कितने बड़े हैं? ओ सत्तो जी, ओ मैं क्या सत्तो जी। चलो आगे बढ़े, चलो ग्रेट। नाउ गाइस, एक केस यहां पर देखो, 1875 की बात है। 1875, 1875 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ज़ेटसेव। एक्चुअली शायद ये रशियन साइंटिस्ट थे, तो इनका जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है ज़ेटसेव, ज़ेटसेव, लेकिन इनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है सेटजेफ। सो एक्चुअली इनको बोला जाता है अलेक्जेंडर सेटजेफ। सेटजेफ। इनको सेव पसंद नहीं थी। हम इंदौर के लोगों को सेव बहुत पसंद होती है। इफ समबडी गोज इनटू आईसीयू, उनकी कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो हम उन्हें सेव खिला देते हैं गरम गरम, तो एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं वो। सो वी लव सेव। आई थिंक यू गाइज ऑल्सो लव सेव। सेव इज लाइफ लाइन, सेव इज नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। हा। चलो आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर सेटजेफ, इन्होंने एक बात ऑब्जर्व करी कि अगर मान लो आपके पास में एक ऐसा कार्बन है जिसके पास लेट से यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है और ये आपके पास में कंपाउंड है। अब आप मुझे अपने पारखी निगाहों से मुझे बताओ कि यहां पर अल्फा कार्बन कौन होगा। तो ये होगा आपका अल्फा कार्बन, ये होगा आपका बीटा कार्बन, और ये भी होगा आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन बीटा कार्बन, सॉरी बीटा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। तो इतने बीटा हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए आपकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर गई। लेट से अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में मैंने इसको ट्रीट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्योंकि दो अलग अलग बीटा कार्बन है, तो मुझे तो यहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलने चाहिए। पहले केस में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देगा। तो ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया मान लो, और फिर बाद में यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहां से ब्रोमीन निकल गया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये CH3 अपनी जगह पर। तो एक तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। भाई दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि ये सही रहे और ये कार्बन से हेलोजन निकल जाए और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए। तो चलो मैंने कौन सा हाइड्रोजन निकाला, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया। भाई तीनों में से कोई भी निकल सकता है, घबराना मत। तो चलो मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। तो भाई दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग है क्योंकि इनके नाम में फर्क है। इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट 2 इन इसका नाम होगा। 1 2 3 4, यहां पर भी 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड पहले कार्बन के पास है। पहले और दूसरे में मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं स्मॉलेस्ट नंबर देना चाहता हूं, फंक्शनल ग्रुप को मैं छोटा नंबर देना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर 1 लिखा। यहां पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 में 2 छोटा, इसलिए मैंने 2 दिया। तो देखो दो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। आपको यहां पर दो अलग अलग कंपाउंड्स दिख रहे हैं, और ये दो अलग अलग कंपाउंड्स दिखने की वजह से आपको दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। भाई दोनों एक दूसरे से फर्क है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब आइसोमर्स हो गए, आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। तो अब यहां पर सेटजेव ने बोला कि ये दोनों प्रोडक्ट एक ही केमिकल रिएक्शन में कर रहे हैं। मतलब जब मैंने इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। जब मैं इस 2 ब्रोमोब्यूटेन को, क्योंकि पहला कार्बन ही दूसरे से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जब मैं 2 ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करूंगा, तो मुझे दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यानी मुझे एक ही रिएक्शन चेंबर में, एक ही तपेले के अंदर दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो अब यहां पर ज़ेटसेव ने बोला कि मुझे एक बात यह देखनी है कि क्या दोनों की मात्रा बराबर होगी, क्या दोनों 50-50% मिलेंगे, या एक की मात्रा ज्यादा एक की मात्रा कम मिलेगी। तो जब उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो उनको यह बात पता चली, अभी मैं गिर जाता हो जाता मैं, ये 81% बना और ये सिर्फ 19% बना।
मतलब ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से इसको मेजर बोलेंगे और ये प्रोडक्ट को बोलेंगे माइनर। समझना, मेजर भी बनेगा माइनर भी बनेगा। दोनों, एक बच्चे ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बोला सर मेजर बनेगा तो क्या माइनर नहीं बनेगा? अरे मेरे लल्ला, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना कि ये जो मेजर प्रोडक्ट है इसको मेजर क्यों बोला? क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में बना। इसको माइनर क्यों बोला? क्योंकि कम मात्रा में बना। बन दोनों रहे हैं, मिल दोनों रहे हैं, लेकिन जो कम है वो माइनर, जिसकी क्वांटिटी कम है वो माइनर, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो मेजर। तो जेडसेव ने इसका हमें रीजन बताया, जेडसेव ने हमें इसका रीजन बताया और उस रीजन को आज हम लोग सेटजेफ रूल के नाम से जानते हैं। आज हम इस रूल को सेटजेफ रूल के नाम से जानते हैं। और वो रूल क्या कहता है, ध्यान से जरा सुनो। अलेक्जेंडर सेटजेव ने बोला, या सेटजेव ने बोला, द अल्कीन दैट हैव, अच्छा अल्कीन की जगह कभी कभी अल्काइंस भी हो सकता है, क्योंकि ये अल्काइंस के अंदर भी वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्कीन और अल्काइन दैट हैव, अल्कीन और अल्काइन दैट हैव more number of substituted carbons along the side of double bond will be produced in major quantity। क्या मतलब इसका? अलेक्जेंडर सेटजेव ने बोला कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा अल्कीन या अल्काइन जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद बन रहा है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद बन रहा है, उस कंपाउंड में जो अल्कीन बनेगा या अल्काइन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां पर डबल बॉन्ड हो। एक वो रिएक्शन भी करके देख लेंगे अगर आपको डाउट हो तो जो भी अल्कीन या अल्काइन बन रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से, उसमें जो कंपाउंड मेजर बन रहा है उसके मेजर या उसके ज्यादा परसेंटेज होने का रीजन क्या है? कि उसका जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। यानी यहां पर भी 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है। और इसका माइनर क्यों है? क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है, इसकी एक तरफ तो 3 कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ कार्बन है ही नहीं। ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? सॉरी, 2 कार्बन दिख रहे हैं। और इस तरफ ये आपका जो डबल बॉन्ड बना, इसके इस तरफ यहां पर कोई कार्बन है ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या खासियत है? यहां पर ये जो आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके पास देखो इधर भी एक मिथाइल ग्रुप, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने ज्यादा कार्बन होंगे ये कंपाउंड उतना ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर भी मिथाइल संभाल रहा है, यहां पर भी मिथाइल संभाल रहा है, तो ये स्टेबल है। यहां पर क्या हुआ, इधर बड़ा ग्रुप लग गया तो ये ऐसा झुक गया, शक्ति मां, ऐसा हो गया। ये समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये एक तरफ झुक गया, एक तरफ इसको कोई संभालने वाला है ही नहीं। तो अलेक्जेंडर सेटसेव ने बोला कि अल्कीन या अल्काइन जो भी बन रहा है उसमें हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड के आइट साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स, अगर नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये इस तरीके के मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जो भी होगा, अगर वो ज्यादा है दोनों तरफ तो वो मेजर बनेगा, अदरवाइज वो माइनर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? सो दैट इज कॉल्ड एज अलेक्जेंडर सेटजेव रूल। जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम से पूछा था, जरा इसको नोट करो। चलो ठीक है बेटा, जेडसेव रूल या सेटजेव रूल क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अच्छी क्वांटिटी में कार्बन्स होंगे वो ज्यादा मात्रा में बनेगा। जिसके डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन दिख रहे हैं, दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, कार्बन की मात्रा कम है, वो नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हो जाए और हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर अब कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए एक क्वेश्चन आप ऐसा करके देखिए, मान लीजिए आपके पास में कार्बन है, यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2 CH3 है, यहां पर CH2
CH3 है, और यहां पर भी CH2 CH3 है। अब मुझे आपको बताना है कि यहां पर कितने टाइप से ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। मैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसे कर रहा हूं, क्या होगा जरा सोचो, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके पास में, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं सोचो। सर ये हमारा अल्फा कार्बन है, मतलब ये कार्बन भी बीटा की कैटेगरी में आ गया, ये कार्बन भी बीटा की कैटेगरी में आ गया, और ये भी बीटा की कैटेगरी में आ गया। मतलब जो भी अटैक होगा वो या तो इस हाइड्रोजन पर होगा, या तो इस हाइड्रोजन पर होगा, या तो इस हाइड्रोजन पर होगा, यानी हम लोगों को तीनों हाइड्रोजन पर अटैक करना है। चलो केस नंबर 1, मैं इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करता हूं, तो यहां पर देखो ये CH3 को मैं अब कंबाइन करके लिख रहा हूं CH3, अब ये बचेगा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो जा चुका है, फिर यहां पर बचेगा C, ऊपर वाला में CH2 और CH3, ऐसा जोड़ के लिख दूं चलेगा, ये CH2 है, ये CH3 है, यहां से ब्रोमीन चला गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, फिर यहां बचेगा CH2 CH3, ये आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, चलो अब यहां से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो वो CH3 और CH2 एक जैसा हो गया, फिर यहां पर C के ऊपर CH2 CH3 ऐसा हो गया, यहां पर CH बचा, डबल बॉन्ड आ गया, ब्रोमीन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, और ये बचा CH3। तो ये तुम्हारा दूसरा केस हो गया। और अब तीसरा केस, मुझे यहां से हाइड्रोजन निकालना है, तो मैं इसको लिखता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3, ये आपका तीसरा केस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों एक ही टाइप के कंपाउंड है? क्या ये तीनों एक ही टाइप के कंपाउंड है, या तीनों के नाम अलग अलग होंगे, या तीनों अलग अलग हैं? अब प्यारे बच्चों, ऐसे केसेस में बच्चा कंफ्यूज होता है, बोलता सर देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, मतलब ये तीनों अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। अगर इन तीनों को पहचानना है कि ये तीनों सेम हैं या डिफरेंट हैं, तो आप लोगों को इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का पहला रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, और अगर लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई अलग फंक्शनल ग्रुप आता है, तो आपको कंपलसरीली वो चेन को सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, देखो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। अच्छा, मैं नंबरिंग भी ऐसे शुरू करूंगा कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, तो ये डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में, तो छोटा नंबर 2 हो जाएगा, 4 और 5। तीसरे कार्बन पर ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, यानी तीसरे नंबर वाले कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन फिर यही हो गई, और ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें, यहां से, क्योंकि यहां से इसको छोटा नंबर मिलेगा, हमारे फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर तीसरे कार्बन पर इथाइल, इसलिए इसका नाम भी क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 5 कार्बन की वजह से पेंट, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड की वजह से 2 इन। अब यहां से क्या करें, अब इस वाले कंपाउंड में अगर ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं मैं, तो ये डबल बॉन्ड तो चेन के बाहर चला जाएगा, अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये देखो, तो डबल बॉन्ड तो चेन के बाहर चला गया, मतलब ये गलत हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं की जा सकती। फिर क्या करें, ये सिलेक्ट कर ले, हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ रहा है। और अगर आप ये ना करना चाहो तो क्योंकि दोनों तरफ इक्विवेलेंट है, आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। अब नंबरिंग कहां से चालू करें, यहां से चालू कर दूं ताकि डबल बॉन्ड को 2 और 3 मिल जाए, 2 छोटा होगा तो अपन 2 दे देंगे, 4 और 5। अब तीसरे कार्बन पर ये क्या बन गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम क्या लिखेंगे, तीसरे कार्बन पर इथाइल, 5 कार्बन की चेन की वजह से पेंट, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए 2 इन। अब देखो तीनों के नाम सेम हो गए, तीनों के ही नाम जो है वो क्या हो गए, वो तो सेम हो गए, मतलब ये तीनों कंपाउंड सेम है। ये तीनों कंपाउंड्स क्या है, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर सेम, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इसका प्रोडक्ट एक ही टाइप का बनेगा।
इसका प्रोडक्ट एक ही टाइप का बनेगा जिसका नाम होगा 3 इथाइल पेंट 2 इन। तो ये है बेटा आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की पूरी कथा जो आज हमने करी खत्म। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन की, और फिर आपकी अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे हेलो अरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, और बस वहां पर हमारा चैप्टर खत्म। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सपोर्ट गाइस, सपोर्ट जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो गाइस अपने चैनल को पहुंचाओ। मृत्युंजय पंड्या चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं नोट्स वगैरह डाल रहा हूं आपके लिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस बना रहा हूं, तो गाइस उसको जरा फॉलो करो। एंड हमारे अमृता मैम का बायोलॉजी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।